नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असर्शन रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके तैयारी को थोड़ा सा एक जो आखिरी एज दे हैं उसमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं असर्शन रीजन के रिलेटेड और टॉपिक जो मैंने कंसिडर किया है दैट इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो आइए शुरू करते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चंस। देखते हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है एआर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लिखा है फॉर टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास द सेंटर ऑफ मास लाई एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन देम। दो पार्टिकल के सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो उनके बिल्कुल बीच में आएगा। कब? अगर उनके मासेस बराबर हैं। तो अगर मासेस बराबर है, हमें ये मालूम है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है बेटा m1 और m2 का, ठीक है, और ये दूरी r1 है, ये दूरी r2 है, ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र के से अगर अपन बात करें तो यहाँ से m1 r1 बराबर होना चाहिए m2 r2 के, ठीक है, O से। तो कह सकते हैं कि अगर m बराबर है तो r भी बराबर होना चाहिए, है ना। m बराबर है, क्वेश्चन में क्या दिया, m बराबर दिया तो फिर r भी बराबर होना चाहिए, और r बराबर हो गया तो बिल्कुल बीच में ही आएगा द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो ये असर्शन जो है, कथन जो है वो बिल्कुल सही है। रीजन दिया है सेंटर ऑफ मास कैन बी रिगार्डेड एज मास वेटेड मीन x1 एंड x2 वेयर x1 एंड x2 आर पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल। द्रव्यमान का केंद्र x1 और x2 के द्रव्यमान भारित माध्य के रूप में माना जा सकता है जहां x1 और x2 समान द्रव्यमान के दो कणों की स्थिति। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये इसको समझा भी रहा है। देखो, जो सेंटर ऑफ मास या द्रव्यमान केंद्र का अपन पोजीशन निकालते हैं, स्थिति निकालते हैं x cm y cm, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे बोलेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सही है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते थे। और ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये वेटेड मीन ही तो है x1 और x2 का। ठीक है, तो कथन सही है, कारण सही से एक्सप्लेन कर रहा है। आपको ऑप्शन 1 पे जाना है। ऑप्शन 1 मतलब असर्शन करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कथन सही है, कारण सही एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो, व्हेन द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि जब कणों के एक निकाय पर कार्य करने वाला कुल बाहरी बल शून्य होता है, F एक्सटर्नल क्या कह रहे हैं, F एक्सटर्नल 0 है। ठीक है, तो निकाय का कुल रेखिक संवेग नियत रहता है। तो अगर आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है तो उसमें ऐसा, ये पहला स्टेटमेंट ही इसी का यही है कि इफ F एक्सटर्नल इज 0 देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व मतलब P आपका कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, करेक्ट है। देन dp by dt is F external where P is the total momentum of system, P is equals to the product of total mass and of the system and velocity। तो P mass into velocity होता है, सही बात है ना। और F बराबर F external dp by dt होता है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये इसी से ये समझाना चाह रहा है कि देखो, अगर F external 0 तो dp by dt 0 और dp by dt 0 तो P कांस्टेंट। इसका मतलब जो रीजन दिया है, कारण बताया, वो बिल्कुल असर्शन को, कथन को सही से समझा रहा है। फिर से आपको ऑप्शन 1 पे जाना चाहिए। इसका भी आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। ऑप्शन 1 कथन सही, कारण सही से एक्सप्लेन कर रहा है कथन को। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, तीसरा क्वेश्चन, द हैंडल्स ऑफ डोर आर मेड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेस टू गेन मोर टॉर्क फॉर अ गिवन फोर्स। दरवाजों के हैंडल दिए गए बल के लिए अधिक टॉर्क प्राप्त करने के लिए कब्जे से अधिक दूरी पर बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर ये हिंजिंग सपोर्ट है और आपने इस तरह से आपका गेट है, ठीक है, तो गेट पे जो हिंजेस दिया हुआ है, ठीक है, जो आपको गेट क्लोजर के लिए जो पकड़ने का कुंदा दिया हुआ है, हैंडल दिया हुआ है, वो आपने साइड पे लगाया, न कि बीच में। ठीक है, क्योंकि फोर्स आप F फोर्स लगाओगे, वो F फोर्स आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, पर अगर हैंडल यहाँ दिया होता तो F फोर्स से आपका टॉर्क जो बना पाते वो कम बना पाते, क्योंकि टॉर्क बनता है R क्रॉस F से, है ना। R क्रॉस F, टॉ बराबर R क्रॉस F। तो अगर F आप सेम फोर्स लगा रहे हो
तो अगर आर ज़्यादा हो जाएगा तो टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, तो घूर्णन की प्रवृत्ति ज़्यादा आ पाएगी। ठीक है, इसलिए हैंडल्स को दूर लगाया जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है, तो कारण टॉर्क से संबंधित है, टॉ इज आर क्रॉस एफ। तो फिर से आप ये बोल पा रहे हैं कि बल गुणन टॉ बराबर आर क्रॉस एफ, जहां आर बिंदु का सदिश स्थिति सदिश है जहां बल लग रहा है। तो आर क्रॉस एफ के कारण ही, ठीक है, आर क्रॉस एफ, क्योंकि एफ गिवन फोर्स के लिए टॉर्क मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आप आर बढ़ा लो। ठीक है, और आर बढ़ाने के लिए आप हैंडल को बाहर की तरफ लगा रहे हो। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया है, कथन सही है, कारण सही है। यहां पर भी आपको ऑप्शन 1 के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन 1, कथन सही, कारण सही से एक्सप्लेन कर रहा है कथन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर प्लेट इज एट द सेंट्रोइड। देखो कोई ट्रायंगुलर प्लेट मान लीजिए, ये कोई ट्रायंगुलर प्लेट है। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर ये यूनिफॉर्म मास डेंसिटी की है तो आपको ये कहना चाहिए कि आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगुलर प्लेट है, आप ए से एक मेडियन गिराइए, बी से मेडियन गिराइए और सी से मेडियन गिराइए। ये जहाँ से निकलेगी वो पॉइंट क्या होगा? सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड बिंदु से पास होने वाली एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, और इस सिमेट्री एक्सिस पर ही यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र होगा। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा? इस त्रिभुज के केंद्रक पर होगा। सही स्टेटमेंट है, फिर से यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, कथन सही है, कथन सही है, assertion is correct. The center of mass of any symmetrical body lies on its axis of symmetry. ठीक है, तो यही बात हम लोग कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास किसी भी सिमेट्रिकल बॉडी का, सिमेट्रिकल बॉडी जिसका आपको परफेक्टली आप कह सकते हैं उसका एरिया या वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपको याद है। तो कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी होगी जो कि किसी निश्चित एक्सिस पे जितना उसका पोर्शन लेफ्ट पे आ रहा है उतना ही राइट पे आ रहा है। ठीक है, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी हो, वो चाहे वो आप शंकु ले सकते हो, कोन, या सिलेंडर ले सकते हो, या स्फीयर ले सकते हो। ठीक है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो उस केस में द्रव्यमान केंद्र उसकी सममिति एक्सिस पे, सिमेट्रिक एक्सिस पे ही लाई करता है। ठीक है, अगेन आपके पास ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि सममिति एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास आएगा। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि सेंट्रोइड पे आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। यहाँ पर भी आपको बोलना है कि कथन सही है और कारण कथन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, प्रेषित कर रहा है। ठीक है, आगे चलते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की वो न्यूनतम होगी, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसका रीजन दे रहे हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज मैक्सिमम। सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर अपन देखें तो टोटल मोमेंटम मैक्सिमम होगा। इन दो चीज़ों पे बात कर रहे हैं, एक बार इनको समझते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक द्रव्यमान है m1, एक द्रव्यमान है m2। ठीक है, मान लीजिए कि हमने इसको बढ़ाया v1 वेग से और इसे भेज रहे हैं v2 वेग से, और इनका द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो vcm मान लीजिए। vcm जो है वो द्रव्यमान केंद्र का वेग, या v मान लीजिए इसको। ठीक है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी में बात करूं, काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो क्या आना चाहिए? तो आप बोलेंगे कि फिर तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड एक के तो हो जाएगी v1 माइनस वी और एक की हो जाएगी v2 माइनस वी। ठीक है, तो एक की काइनेटिक एनर्जी तो हो गई हाफ m1 v1 माइनस वी का स्क्वायर, और एक के लिए हो गई हाफ m2 v2 माइनस वी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर माइनस प्लस हाफ m1 v स्क्वायर माइनस m1 v1 v। सही है, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी तरह से आपने इसके लिए बात किया तो m2/2 तो चल रहा है बाहर, v2 स्क्वायर, तो हाफ m2 से मल्टीप्लाई करने पर हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 v स्क्वायर, और माइनस में क्या आ गया, माइनस में आ गया 2 टाइम्स ऑफ v2v को हाफ m2 से मल्टीप्लाई करो तो हाफ तो कट जाएगा 2 से, तो m2 v2v आ जाएगा। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें कॉमन आ रहा है आपके पास, या आप कह सकते हो कि ये हाफ m1 v1 स्क्वायर और हाफ m2 v2 स्क्वायर, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, किस फ्रेम में हो गई, ये ग्राउंड फ्रेम में हो गई, ठीक है। और यहाँ पर आप हाफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, और यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 इंटू v आ रहा है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि तो मोमेंटम हो गया ना, तो m VCM, VCM मतलब v, और ये v पीछे भी है तो v स्क्वायर, और ये हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, और साथ में काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में। तो आप फाइनली क्या बोल सकते हो, आप फाइनली ये बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास का वो है काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड फ्रेम में और माइनस हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है, जो ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, ठीक है। टोटल मोमेंटम एज सीन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम से देखे जाने पर कुल गति अधिकतम होती है। टोटल मोमेंटम कुल जो है, कुल गति, कुल संवेग जो है वो अधिकतम होता है, ऐसा सही है क्या? तो अगर बोलेंगे कि सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाए आदमी, द्रव्यमान केंद्र पे बैठ जाए, तो उसको तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में तो सब सिस्टम रेस्ट पे आ गया, तो मोमेंटम ही जीरो हो जाना चाहिए। तो मैक्सिमम छोड़ो, ये जीरो आना चाहिए। इसका मतलब ये कारण जो बताया ना, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है और रीजन गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 3 कहता है कि असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट, ठीक है। ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा, ठीक है। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर is determined by right hand thumb rule या right hand screw rule. Tau is r cross f. क्या लेना चाहिए? तो tau is r cross f आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, tau is r cross f। इसी फॉर्मूले से अपन टॉर्क के बारे में निर्धारित करते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला tau r cross f या tau बराबर r इंटू एफ परपेंडिकुलर से निकालते हैं, या tau को अपन निकालते हैं f इंटू r परपेंडिकुलर से, या आर एफ साइन थीटा से, है ना, तो आर एफ साइन थीटा। ये सब फॉर्मूलाज हैं किसके लिए, टॉर्क निकालने के लिए, ठीक है। अब अगर टॉर्क आर क्रॉस एफ है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन ए और बी दोनों के लंबवत जाएगी, है ना। जो सदिश ए वेक्टर सदिश बी वेक्टर का अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो वेक्टर बनता है उसकी दिशा ए और बी दोनों के लंबवत होती है। तो यहाँ पर टाउ जो है वो आर क्रॉस एफ है, तो इस टाउ की दिशा आर व एफ दोनों के लंबवत होनी चाहिए, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इसका कारण उन्होंने बोला कि टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए कि असर्शन करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी रिड्यूसेस टू इट्स मिनिमम वैल्यू एज कंपेयर टू एनी अदर पैरेलल एक्सिस व्हेन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। अगेन ये सही क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, सही है बिल्कुल, कि अगर आपने जो है क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, मतलब जड़त्व आघूर्ण निकालने की कोशिश किया है, ठीक है, और जड़त्व आघूर्ण निकालने किस अक्ष पे, जबकि अक्ष आप जो है वो सेंटर ऑफ मास वाली पॉइंट से पास हो रही है, तो वहाँ आपको क्या मिलता है, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण का मान सबसे कम मिलता है। क्यों? क्योंकि इसी के अबाउट सारे मासेस, सारे द्रव्यमान इसी के अबाउट सिमेट्रिक जो है आपको डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, इनसे आर कम मिलेगी, आपको आर कम मिलेगी तो एम आर स्क्वायर कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सही कथन है। वेट ऑफ रिजिड बॉडी इज ऑलवेज एक्ट्स थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी बात सही है, मगर ये एक अलग बात कह रहा
है ना। वेट ऑफ रिजिड बॉडी का या किसी कठोर वस्तु का जो वेट है, मतलब भार है, वो कहाँ लगेगा, उसके गुरुत्वाकर्षण केंद्र पे लगेगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ये भी सही है, मगर ये पहले को समझा नहीं रहा है, ये दो अलग अलग करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन 2, जिसमें आप बोल रहे हैं कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, मगर कारण कथन को पूर्णतया एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज हाफ आई, आई लिखा हुआ है, आई cm omega square, where symbols have their usual meaning. In center of mass frame, rigid body can have only pure rotational motion. ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, जब घूर्णन गति होती है तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, कोई किसी घूर्णन करती हुई वस्तु के लिए आपको गतिज ऊर्जा की बात करनी है। ठीक है, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, कौन सा फ्रेम की बात हो रही है, सेंटर ऑफ मास वाले फ्रेम की बात हो रही है, द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम की बात हो रही है, और वो हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए, ठीक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हो, तो आपको सिर्फ जो है उस बॉडी की रोटेशनल पार्ट ही देख पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आई जो रहेगा आपके पास वो एम आर स्क्वायर या एम के स्क्वायर बोल सकते हैं, कि रेडियस ऑफ गायरेशन होती है, और जो गतिज ऊर्जा रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गतिज ऊर्जा रहेगी रोटेशनल की, दैट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सही है स्टेटमेंट। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रिजिड बॉडी के पास सिर्फ क्या होता है, रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्योंकि आप ट्रांसलेशनल मोशन तो रिलेटिव वेलोसिटी आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन तो मिलेगा नहीं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, अगर आप देख रहे हैं तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, प्योर रोटेशनल मोशन मिलेगा। तो कथन सही है, कारण सही से एक्सप्लेन कर रहा है, आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, अ प्रोजेक्टाइल following the usual parabolic trajectory explodes into fragments midway in air. The center of mass continues along the same parabolic trajectory as it would have followed if there were no explosion. Reason they are the forces leading to the explosion are internal forces. They contribute nothing to the motion of center of mass. The total external force, namely the force of gravity acting on the body, is the same before and after the explosion. तो क्या लिखा हुआ है कि अगर जब आप किसी प्रक्षेप को फेंकते हैं तो जब वो परवलयी पथ पर जाता है, मान लीजिए परवलयी पथ के पर अनुसरण करता हुआ वो किसी जगह पर विस्फोटित हो गया, तो विस्फोटित हो गया तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा। पर ये जो विस्फोट हो रहा है वो क्यों हुआ, किसके कारण होता है विस्फोट, तो हम लोग बोलते हैं कि विस्फोट जो होता है वो आंतरिक बलों के कारण होता है। तो अगर ये परवलय पे जो है परवलय पथ पर जाता हुआ प्रक्षेप पे जो है वो विस्फोटित हुआ है, तो ये आंतरिक बलों के कारण होता है। और हमने ऐसा पढ़ा है कि आंतरिक बल जो है वो मोमेंटम चेंज नहीं करते, सेंटर ऑफ मास की मोशन को अफेक्ट नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये कथन बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, सही कथन है। ठीक है, और विस्फोटित कराने वाला जो बल है वो आंतरिक बल है, और आंतरिक बल जो है वो द्रव्यमान केंद्र के मोशन को जो है चेंज नहीं करता, उसका कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये कारण जो है वो भी सही है, और ये बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को अफेक्ट नहीं करते, इसलिए सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे मूव करेगा। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि ये आपने यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट फेंका और ये ऐसे यहाँ गिरना था, मगर क्या हुआ कि यहीं पे ये टूट गया तो क्या हुआ, टूट गया तो इसके जो है एक पार्ट ऐसा गया और एक पार्ट ऐसा गया। पर आप देखेंगे कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो इसी जगह पे गिरा जहाँ पर वो बिना टूटे अगर वो गिरता तो यहाँ गिरता। तो भले ही ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ से टूटने के बाद मान लीजिए कि एक पार्टिकल इस पे गया, एक पार्टिकल इस रास्ते पे गया, पर आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास अभी भी इसी रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि जो फूटा है ये पार्टिकल विस्फोटित हुआ है, फ्रेगमेंट्स में टूटा, एक्सप्लोड हुआ है। इसके लिए जो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल हैं, बल जो कारण है वो सारे कौन से हैं, आंतरिक बल, और आंतरिक बल की वजह से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, कथन सही, कारण भी सही, कारण कथन को सही से एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शार्प नीडल व्हेन बैलेंस्ड ऑन एन एज फॉल्स अंडर अ स्मॉल डिस्टर्बेंस। अच्छा देखो, एक शार्प नीडल है, आप बच्चे लोग जो है वो लकड़ी या छोटी लकड़ी को या शार्प ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपनी उंगलियों पे, ठीक है। तो आपने क्या कर रखा है कि मान लीजिए कि फिंगर पे जो है कोई आपने पतली सी नीडल जो है, जैसे इस पेन को मान लीजिए किसी तरह से मैंने इसको बैलेंस कर लिया, ठीक है। बैलेंस कब हो सकता है? जब ये जो पेन है उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी लाइन पे आ रहा हो, ठीक है। अब ये थोड़ा भी यहां से बेंड हुआ, थोड़ा भी यहां से बेंड हुआ, तो ये जो इक्विलिब्रियम था जिसकी वजह से रुका हुआ था, बैलेंस था, पर ये जो इक्विलिब्रियम था वो कौन सा इक्विलिब्रियम था बच्चों? ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। इसमें थोड़ा सा भी अगर वो डिस्प्लेस हो गया, थोड़ा भी यहाँ से विस्थापित हो गया, तो उस केस में टॉर्क जो लगेगा, देखो यहाँ तो टॉर्क लग नहीं रहा था क्योंकि सेंटर ऑफ मास, ये जो वेट वाला फोर्स है वो इसी एक्सिस से पास हो गया। जब फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होता है तो उसका कोई टॉर्क नहीं बनता, ठीक है। पर जैसे ही ये थोड़ा सा विस्थापित हुआ, जैसे ही ये इस स्थिति से इस स्थिति पे आ गई छड़, तो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र यहाँ पर है और वेट इधर लग रहा है, बॉडी जो है अब इसको फोर्स mg भी मिल गया और r भी मिल गया, और r क्रॉस f टॉर्क बना देगा। तो टॉर्क इसको और उसको उसी तरफ विस्थापित करेगा, उसी दिशा में विस्थापित करेगा। तो क्या लिखा है? स्मॉल डिस्टर्बेंस कॉजेज टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट का रीजन दिया इन्होंने, एज दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या आना चाहिए? कि आंसर 10 आना चाहिए कि असर्शन आपका करेक्ट है और रीजन इज अगेन करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, है ना। रीजन जो है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, if rod is thrown upward with initial angular velocity and velocity of center of mass, then its momentum changes but angular velocity remains same। अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर प्रारंभिक कोणीय वेग और द्रव्यमान केंद्र के वेग के साथ फेंका जाता है तो इसका रेखीय संवेग बदलता है। सही बात है, रेखीय संवेग बदलेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है तो वेट फोर्स की वजह से ऊपर जाते हुए वो उसका वेग कम होगा क्योंकि त्वरण जो है वो नीचे की तरफ है। लेकिन कोणीय वेग समान रहता है, कोणीय वेग समान रहता है। कारण क्या बताया? कि टॉर्क ऑन रोड अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क बन रहा है किस पे? सेंटर ऑफ मास पे, वो जीरो है क्योंकि सेंटर ऑफ मास से जिधर फोर्स लग रहा है, बॉडी उसी लाइन पे, देखो ये बॉडी है, इसी लाइन पे फोर्स लग रहा है और इसी लाइन पे बॉडी जो है वो जा रही है ऊपर। तो इस वेट पे ये वेट के कारण जो टॉर्क बन रहा है वो जीरो बन रहा है। इस कारण आप ये कह सकते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो तो सेम रहेगी, वेलोसिटी चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, सही बात है, ओमेगा में चेंज नहीं आएगा, मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि जो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, वो स्ट्रेट लाइन मोशन को अफेक्ट करेगा, v को बदल देगा। v को बदलने से mv बदल गया, मतलब p बदल गया, पर टॉ नहीं है, टॉर्क नहीं है, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको कौन सा नंबर है? 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ठीक है। कथन आपका सही है, कारण भी आपका सही। देखिए, द center of mass, 12th number question, the center of mass moves as if all the mass of the system is concentrated at this point and all external forces at it center of mass किस तरह से मूव करेगा? तो अपन बोलेंगे कि मान लीजिए कि कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, रिजिड बॉडी है, वो मूव कर रही है, ठीक है, और रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके सारे कांस्टेंट पार्टिकल्स जो हैं सेम वेलोसिटी से ट्रांसलेशन मोशन करते हैं। किसके? सेम, जो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करता है उसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मूव्स एज इफ ऑल द मासेस ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। सेंटर ऑफ मास किस तरह से मूव करेगा कि अपन जो सेंटर ऑफ मास को जो अपने लीनियर वेलोसिटी दे दिया वही वेलोसिटी सारे पार्टिकल्स पे, अगर ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है तो, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। लिखा है रिजिड बॉडी इज वन फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन
डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज। ये डेफिनेशन है बेटा, आपके एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया है कि किस वस्तु को अपन कठोर वस्तु बोल सकते हैं। ऐसी वस्तु जिस पर बल लगाने पर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी दूरी में कोई परिवर्तन ना आए, ऐसे वस्तु को हम रिजिड बॉडी या कठोर वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। दो अलग अलग करेक्ट स्टेटमेंट है मगर बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशन है दोनों चीज़ें, तो दोनों सही है पर दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, दोनों सही स्टेटमेंट है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे कि असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 13. A polar ice melts and spreads uniformly on Earth. Days may become longer. Increased moment of inertia will ठीक है, increased moment of inertia will decrease angular velocity according to the conservation of angular momentum, thereby increasing the period of rotation. अगर ध्रुवीय बर्फ पिघलकर पृथ्वी पर समान रूप से फैल जाए तो दिन लंबा हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। देखो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पे इस पोर्शन में कहाँ पर, पोल्स पर, ध्रुवों पर बर्फ है। अब ध्रुवीय बर्फ अगर पिघल गई तो ये पिघलकर जो जमा होगी, कहाँ जमा होगी, ये ऐसे इक्वेटर पे आके जमा होगी। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो त्रिज्या है या रेडियस है वो बढ़ गई, और आर बढ़ने के कारण आई बढ़ गया। ठीक है, पर यहाँ पर क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आप बोलेंगे कि एल तो सेम रहेगा, एल सेम रहेगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका सेम है, L1 बराबर L2, ठीक है, और L बराबर आई ओमेगा होता है, मतलब I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। अब आप कह रहे हैं कि I2 बड़ा है I1 से, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि ओमेगा 2 छोटा है ओमेगा 1 से, मतलब एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। किसके कारण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बढ़ने के कारण एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन लगाया अपन ने, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, ठीक है, एल कांस्टेंट है, और इस हिसाब से अगर आई बढ़ा तो ओमेगा कम हो जाएगा। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा कम हो गया, आई बढ़ गया, ओमेगा कम हो गया, इसलिए डी का जो समय है वो बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर सही दिया हुआ है, ठीक है। और आप कह सकते हैं ऑप्शन 1 के साथ आपको जाना चाहिए। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, A rigid body is in mechanical equilibrium if it is in both translational and rotational equilibrium। बिल्कुल किसी भी वस्तु की साम्यावस्था की परिभाषा ये है कि उसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, मतलब एफ नेट 0 होना चाहिए, एफ नेट 0 होना चाहिए, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए, मतलब टॉ नेट 0 होना चाहिए। टॉ नेट 0 होने का मतलब है टॉ क्लॉकवाइज बराबर टॉ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी 0, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। A rigid body must be in equilibrium under the action of two equal and opposite forces। अगर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो क्या लिखा है इन्होंने, मस्ट कंडीशन डाल दिया है, तो मस्ट के हिसाब से विचार करो कि होगा ही। तो आप सोचिए कि अगर ये कोई रॉड है मान लीजिए, ठीक है, इस रॉड पे मैं एफ बल इधर की तरफ लगा दूं और उतना ही एफ बल इस तरफ लगा दूं, तो क्या होगा, कुल बल तो आप कहेंगे कि कुल बल तो 0 है, और कुल बल 0 है मतलब आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बन सकता है इस बॉडी में। पर क्योंकि दोनों बलों के बीच में कुछ लंबवत दूरी यहाँ पर मुझे मिल रही है, तो यहाँ पर टॉर्क तो लगेगा, टॉर्क लगेगा मतलब टॉ 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में अपन कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम नहीं है भैया, ये पूरी तरह से इक्विलिब्रियम नहीं है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बन सकता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसलिए टोटल इक्विलिब्रियम तो नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको कौन से स्टेटमेंट से जाना है, असर्शन करेक्ट, रीजन गलत। तो ऑप्शन नंबर 3, assertion is correct statement but reason is an incorrect statement, ठीक है। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन लिखा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about an axis passing through center of mass is this। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन
आई से बराबर एम के स्क्वायर से संबंधित है। हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई दृढ़ पिंड है, कोई रिजिड बॉडी है, उसका किसी अक्ष के सापेक्ष आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला आई। अब आई आपके पास आ गया m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, इन सबका सम करके आपके पास आई निकल गया। अब आप ये कह रहे हैं डेफिनेशन में कि यदि ऐसा कोई बिंदु हो जहां पर पूरा मास कंसंट्रेटेड मान लें और आई उस अक्ष के सापेक्ष उतना ही आ जाए, तो वो जो दूरी होगी उसे अपन क्या बोलते हैं, उस दूरी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। तो आई बराबर एम के स्क्वायर होता है और यहाँ से के स्क्वायर आपके पास आई बाई एम या के बराबर रूट आई बाई एम आपका बनेगा, के बराबर रूट आई बाई एम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर रूट आई बाई एम, ये बिल्कुल इसको एक्सप्लेन कर रही है। तो आप ये कह सकते हैं, देखो कि सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर। और 2/5 mr स्क्वायर जो है रूट आई बाई एम करेंगे, ठीक है, रूट आई बाई एम, ये तो आई था, बाई एम करके इसका रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ये m तो कट गया, रूट 2/5 और ये r स्क्वायर का रूट से बाहर r आ जाएगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन भी सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम, नो नॉलेज ऑफ इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम इज रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास के मोशन को समझना है, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस की नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस जो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को इफेक्ट नहीं करती। तो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है ना। इंटरनल फोर्स, आंतरिक बल जो है वो द्रव्यमान केंद्र के मोशन को इफेक्ट नहीं करती। तो ये सही स्टेटमेंट है, उसकी जानकारी हो चाहे ना हो आप निकाल पाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का मोशन इंटरनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। लिखा है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी कोइंसाइड्स विद इट्स सेंटर ऑफ मास ओनली इफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कांस्टेंट। ये भी बात सही है कि देखो जो सिमेट्रिक बॉडीज होती हैं उनके केस में जनरली सेंटर ऑफ मास जहाँ पर आता है वहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती है। सेंटर ऑफ मास का मतलब जहाँ पूरा द्रव्यमान जो है केंद्रित है, और सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है जहाँ पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है जहाँ पूरा भार केंद्रित है, ठीक है। पर जब बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे बहुत ऊंचा पहाड़ हो गया, तो वहाँ सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा शिफ्ट दिखेगा, क्योंकि ऊपर जाने के साथ आप कहते हैं जी घट रही है, तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग जगह आ सकती है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों सही स्टेटमेंट है, मगर दोनों एक अलग अलग सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाना चाहिए, ठीक है। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। 17th क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के लिए। इफ अर्थ श्रिंक्स without change in its mass such that its radius reduces to half of the present value, then length of the day will become 6 hours। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें मास तो सेम है ना, मास को चेंज नहीं किया, द्रव्यमान वही है, और क्या हो रही है, रेडियस जो है वो आधी हो गई, मतलब त्रिज्या जो है वो r की जगह r/2 हो गई, ठीक है। बोल रहे हैं कि समय जो रहेगा वो 6 घंटे रह जाएगा। चेंज इन रेडियस ऑफ अर्थ चेंजेस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर रेडियस चेंज हो गई तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, क्योंकि आई बराबर mr स्क्वायर होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पर ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है क्या? ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आपको बोलना चाहिए, अभी अपन एक क्वेश्चन में किया भी था, L1 बराबर L2, तो I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, तो m तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। और अगर अपन इस अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर मान लेंगे तो 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा 1 और इज इक्वल्स टू 2/5 m, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस रिड्यूसेस टू हाफ, तो r/2 का स्क्वायर ओमेगा 2, ठीक है। तो काटना पीटने के बाद ओमेगा 2 जो है वो आपके पास क्या आ गया, ओमेगा 2/4 आ गया। ओमेगा 1 इज ओमेगा 2/4, तो ओमेगा 2 इज 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1, मतलब 2π/T2 जो है वो 4 गुना है 2π/T1 से, 2π भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो T2 जो है वो T1/4, मतलब T1 अभी कितना है घर रोटेशन का टाइम 24 घंटे, डिवाइड बाई 4,
6 घंटे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये भी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट एक्सप्लेन, 2 करेक्ट एक्सप्लेन है, 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, पर दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ऑप्शन 2 के साथ हमें जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ही हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर असर्शन रीजन बेस्ड आपके लिए किए हैं। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इसमें मदद मिलेगी आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।